प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जितु भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। चैप्टर नंबर चल रहा है चैप्टर नंबर 10। बहुत प्यारा चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी तरलों का यांत्रिकी गुण। उसका ये लेसन नंबर है 6th और ना करके हमने 5th लेसन तक चैप्टर का बहुत बड़ा पार्ट कंप्लीट कर दिया है। आने वाले चैप्टर में 2 या 3 लेसन में ही चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारे चैप्टर मतलब 8-9 लेसन में खत्म हो जाए। ठीक है, तो मतलब आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना ऐसा भारी ना लगे, यार 9 लेसन चैप्टर खत्म, मजा आ गया। ठीक है ना, उस हिसाब से सोचते सोचते ऑल्दो मेरा हर लेसन अब 1 घंटे को भी क्रॉस कर जाता है। 50, 55, 59 मिनट्स, 58 मिनट्स ऐसे चल रहा है। लेकिन कोशिश ये रहती है बच्चे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एंड से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं लगे कि बहुत ज्यादा बर्डन है। 15 लेसन हो गए, 16 लेसन हो गए, कौन पढ़ेगा देख के। ठीक है, तो उसके लिए हम लेसन को थोड़ा कट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें एनसीईआरटी के पढ़ा रहे हैं, चाहे आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो। ठीक है, मैंने आपको बोला रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि आज से 5 साल बच्चा भी देखे बाद में तो उसको ऐसा ना लगे कि रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से सब चीजें पढ़ेंगे अपन। चलो, तो अभी तक हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात करी। लास्ट क्लास में विस्कोसिटी पढ़ी थी अपन ने और उस पर एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। आज हम बहुत प्यारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्टॉक का नियम। जब एक पैराशूट वाला पैराशूट लेके नीचे कूदता है तो फिर देखते हैं धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है? पैराशूट लगाने से ऐसा क्या हो गया कि उसका वेग नियत हो गया। ठीक है, कोई भी चीज, जल की बूंद देखो, जल की बूंद के बारे में सोचो। अगर जल की बूंद हर बिंदु पे उसका वेग बढ़ा ना 9.8 9.8 9.8 9.8, मतलब इतना दूर से आ रही है, हजारों मतलब क्या बोलते हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आ रही है, तो ऊपर से नीचे आते आते तो उसका वेग बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मेरे सर पे पड़े तो मेरे को सर पे बहुत भयंकर वाला दर्द होना चाहिए, लेकिन होता तो नहीं है। दर्द होता है लेकिन इतना नहीं होता सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस वेग से वो नीचे गिर रही है, जल की बूंद, बारिश की बूंद, वो नियत है। वो नियत वेग कहां से आया? जबकि उसमें तो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्या रीजन है इन सब के पीछे, वो पढ़ेंगे बच्चों आज। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा पृष्ठ तनाव। इसके ऊपर एक छोटा सा मस्त सा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आपको फील आ जाएगा। सिर्फ पढ़ेंगे पृष्ठ ऊर्जा, उसके बाद पृष्ठ तनाव और पृष्ठ ऊर्जा में संबंध। लास्ट वाला टॉपिक श्योरिटी नहीं दे रहा हूं कि आज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोशिश पूरी करूंगा 4 टॉपिक आज खत्म कराने की। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये भी बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्टोक्स के नियम के साथ। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज स्टोक, उन्होंने ये नियम दिया था। अब देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में समझाता हूं। अभी देखो, जब कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है ना, उन्होंने बोला कि जब भी कोई चीज, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल चीजें, गोलाकार, उन्होंने बोला जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना, तो गिरते टाइम एक तो उस पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल mg, साथ के साथ उस गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा एक और बल उसके ऊपर लगता है। भाई एक तो तरल में गिर रही है ऊपर से नीचे, तो एक तरल की वजह से लगेगा उत्प्लावक बल। एक कौन सा लगेगा? उत्प्लावक बल, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो वायु में गिर रही, तो वायु भी एक तरीके का तरल ही है, वो भी तो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाएगा, तो ये तो ऑब्वियस है। दो mg और प्लावक बल, जिसको अपन अपथरस फोर्स या बॉयंसी फोर्स भी बोलते हैं, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ के साथ उन्होंने बोला कि जब ये जल की बूंद ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है ना, और उन्होंने ऑब्जर्व किया ऊपर से नीचे गिरते 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 एक बिंदु ऐसा आता है जिसके बाद उसका वेग नियत हो जाता है, जिसको हम सीमांत वेग बोलते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो उन्होंने नोटिस किया कि यार ना इसका वेग सडन, मतलब इसके ऊपर लगने वाला जो बल है ना, वो सडनली धीरे धीरे कम होने लग गया। मतलब नीचे से ऊपर की तरफ एक और बल लग रहा है, एक और बल लग रहा है, और वो बल कहीं ना कहीं इसके वेग से संबंधित है। तो ये जो ये जो बल लग रहा है, स्टोक्स ने उसके बारे में बताया कि जो बल होता है, जो वायु के प्रतिरोध की वजह से लग रहा है, ये किसके बराबर होता है? 6 पाई ईटा आर वी। इसके लिए कोई डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। आप डायमेंशन एनालिसिस यानी विमाओं का उपयोग करके आराम से एफ में, ईटा में, आर में और वी में संबंध निकाल सकते हो, बट मैं कह रहा हूं सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी में। तो यहां पे ईटा तो आप सब जानते हो, लास्ट क्लास में पढ़ाई था, क्योंकि वायु भी एक तरीके का तरल है, तो इसका भी कुछ ना कुछ शांता गुणांक होगा, तो ये शांता गुणांक है। जैसा मैंने आपको बोला हमारे सिलेबस में सिर्फ गोलाकार वस्तु है, तो आर यहां पे उसकी त्रिज्या है,
और v उसका वेग है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको अपन बोलते हैं विस्कस फोर्स यानी श्यान बल। ये जो श्यान बल होता है ये वेग के सीधे समानुपाती दिख रहा होगा आपको, यानी ऊपर से नीचे जब वस्तु गिरेगी वेग बढ़ेगा, श्यान बल भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बल है, जो घर्षण बल है, जो श्यान बल है, इसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका वेग क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो दो बल तो हम ऑलरेडी जानते थे, उत्प्लावक बल और mg। एक और बल उन्होंने बताया कि भाई श्यान बल भी लगेगा, और श्यान बल का फॉर्मूला उन्होंने निकाल के दिया 6 पाई ईटा rv। ठीक है ना, 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा हमारा श्यानता गुणांक है, r इस गोले की त्रिज्या है, और v जिस वेग से ही गिर रहा है। उन्होंने बताया कि भाई वेग के सीधे समानुपाती है, ऊपर से नीचे जैसे जैसे वेग बढ़ता जा रहा है, घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है, वेग बढ़ता जा रहा है, घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मान नियत नहीं है, इसका मान नियत नहीं है। ये तो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। किसके साथ, वेग के साथ, क्योंकि वेग बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है वेग, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, इस पे जी लग रहा है। 9.8 से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, घर्षण बल भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि वेग बढ़ रहा है, सीधे समानुपाती है। आई होप सबको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो इसी के बारे में स्टोक्स ने बोला था, एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से थ्योरी। देखिए लिखा है, सामान्यतः जब एक पिंड किसी तरल से गिरता है, अब तरल में सब आ गए है ना, मैंने आपको पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था, वायु भी आ गया, द्रव भी आ गया। तो वह अपने संपर्क में तरल की परतों को खींचता है, वो कोशिश करता है उसकी जो लेयर्स है ना, बाहर की लेयर्स, उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करे, खींचे। तरल की विभिन्न परतों में अपेक्षित गति उत्पन्न हो जाती है, और परिणाम स्वरूप पिंड एक परिणामी मंदक बल का अनुभव करता है, एक विस्कस फोर्स का अनुभव करता है, एक ड्रैग फोर्स का अनुभव करता है। मंदक का मतलब होता है ड्रैग फोर्स। तो एक ड्रैग फोर्स का अनुभव करता है, क्योंकि जब वो जल की बूंद जो है, द्रव की बूंद है, जब वो नीचे गिरने की कोशिश करी बेचारी, तो क्या हो रहा है, जो तरल है उसके आसपास जो तरल यानी जो वायु है, वो उसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, उसकी लेयर्स को। तो जब उसकी लेयर्स को ऊपर खींचने की कोशिश करता है वो, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगता है, एक मंदक बल लगता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पानी की बूंदें तथा दोलन करता हुआ लोलक ऐसी गति के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जब ऊपर से नीचे आपकी ड्रॉपलेट गिरी, या फिर आपका कोई पेंडुलम वगैरह मोशन कर रहा है, वो सब इसी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपको भी पता ना, पेंडुलम थोड़ी देर बाद स्विंग कर रहा है, चुपचाप स्विंग कर रहा था ना, लेकिन थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली पेंडुलम स्विंग करते 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 किस पे आ जाता है, मीन पोजीशन पे, अपने आप, कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वायु प्रतिरोध लग रहा है। ठीक है ना, यह देखा गया कि श्यानता बल पिंड की गति के अनुपात समानुपाती होता है। मैंने भी आपको बताया ना, वेग के सीधे समानुपाती। ठीक है ना, ये बोल रहा है F जो है वेग के सीधे समानुपाती होता है, तथा उसकी दिशा के विपरीत कार्य करता है। मतलब अगर वस्तु नीचे गिर रही है तो एयर ड्रैग यानी ये मंदक बल कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। दूसरी अन्य राशि जिस पे F निर्भर करता है वो है तरल की श्यानता यानी ईटा। उसके अलावा उसकी त्रिज्या को हमने लिया यहाँ पे R से। ठीक है ना, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक है जिनका नाम था सर जॉर्ज स्टोक्स, इन्होंने ही दिया था। ये रही उनकी फोटो, स्टोक्स भाई साहब देखो, ये वो क्या बोलते हैं, मूवी जैसे वो नहीं लग रहे हैं, जो वो था, एक मूवी देखी थी मैंने है ना, वो भेड़िया बन जाता आदमी, ऐसा कुछ लग रहा है। मैं सॉरी क्षमा कीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरा इंटेंशन, पर उन जैसे लग रहे हैं मेरे को ना, दाढ़ी यहाँ से आई हुई है इनके। तो ये है सर जॉर्ज स्टोक्स। ठीक है, बड़े गुस्से में दिख रहे हैं, मेरे को गुस्से में बहुत देख रहे हैं, बोले क्या है तू मेरी इंसल्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला उन्होंने दिया था 6 पाई ईटा आरवी। ठीक है ना, 6 पाई ईटा आरवी। अच्छा बच्चा, हो सकता है कि जब आप बुक पढ़ो तो आपको ये आर ना मिले, आर की जगह उन लोगों ने हो सकता है आपको ए दे दिया हो, ए भी आप त्रिज्या ले सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जो अपन गिरा रहे हैं ना बॉल, उसकी त्रिज्या को अपन आर या ए जो आप लेना चाहो ले सकते हो। वेग वी है और ईटा जो आपका श्यानता गुणांक है। इनके ऊपर उन्होंने फॉर्मूला डिराइव करा। ठीक है, आप भी डिराइव कर सकते हो डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके, विमीय विश्लेषण का यूज करके। ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, आज का आपका होमवर्क है ये फॉर्मूला डिराइव करना है। 6 पाई आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट करे बगैर निकालना संभव नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। सॉरी, जब किसी गोलाकार सूक्ष्म पिंड को द्रव में गिराया जाता है तब पिंड द्रव की परतों को अपने साथ नीचे धकेलता है, परंतु पिंड से दूर स्थित द्रव की परतें विराम अवस्था में रहना चाहती है। इस प्रकार द्रव की परतों के मध्य अपेक्षित गति उत्पन्न हो जाती है
जिससे पिंड की गति अवमंदित होने का प्रयास करता है। तो समझो भाई ये आपका पिंड है, कहाँ गिरना चाहता है? नीचे, ठीक है ना। जैसे अपने आसपास एयर भी है, तरल है, वो भी एक तरीके का। तो इसके आसपास की जो भी लेयर्स है ना, वो तो इसके साथ साथ नीचे गति करती है, ठीक है ना। इसके आसपास की जो लेयर्स है ना, वो तो इसके साथ साथ नीचे गति कर रही है, ठीक है, सही है। लेकिन अपने को पता है जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे वैसे वैसे ही वेग क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। मतलब ये इसके आसपास के लिए ना गति नहीं करना चाहती, वो तो स्थिर रहना चाहती है। तो ये जो आसपास की लेयर्स है ना भाई, उसके जो जस्ट इसके आसपास है वो तो उसके साथ साथ गति कर रही है नीचे, लेकिन और जो दूर जाते जाते जो लेयर्स हमें मिल रही, परतें मिल रही, वो स्थिर रहना चाहती है। और जो स्थिर रहने वाली परतें हैं वो इसके ऊपर क्या करेगी? बल लगे। बोलो हम तो नहीं जाने देंगे तेरे को ऊपर, कुछ ही कर ले तू तो ये ऊपर की तरफ एक अवमंदित बल लगाती है, इसको रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति भी प्राप्त होती है जब पिंड एक नियत वेग से नीचे गिरता है। इस वेग को अपन बोलते हैं सीमांत वेग या फिर अंतिम वेग। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब देखो बच्चों, समझना, हमने अभी भी आपको बताया, इसको हटाते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करेगा वो? खुद सोचो। मैंने आपको बोला वस्तु पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, ये वस्तु थी। वस्तु पे कौन कौन से बल लग रहे थे? एक लग रहा था आपका mg, तो अपन एक बोल देते हैं mg। एक लग रहा है उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल। और एक लग रहा है उसके ऊपर मंदक बल, वो भी ऊपर की तरफ ही लग रहा है, जिसको अपन ने बोला F 6π8RV। तो ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग यानी सीमांत वेग कब अचीव कर लेगा? जब सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दे। इसका मतलब F यानी आपका मंदक बल, ये कौन सा बल है? मंदक बल यानी उसका ड्रैग फोर्स जो भी अपन पढ़ रहे हैं, प्लस आपका उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल ये किसके बराबर हो जाए? हमारे गुरुत्वीय बल यानी mg के। ऊपर की तरफ दोनों बल, अगर ये हमारे घर्षण बल को किसी भी तरीके से, अगर ये जो बल है हमारे, अगर हमारे घर्षण बल को, ये हमारे जो दोनों बल है, एक तो मंदक बल और उत्प्लावक बल, अगर वो गुरुत्वीय बल को बैलेंस कर दे तो वस्तु एक कांस्टेंट वेग से नीचे की तरफ गिरती है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हमें वही टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है जिस नियत वेग से ये गति कर रही है, ठीक है। डायग्राम आप सबको दिख ही रहा होगा। अच्छा बच्चों, कुछ अजम्पशंस है हमारे, जैसे इसके चारों तरफ जो भी तरल है, अब चाहो तो आप इसको पानी में गिराओ। अच्छा, 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है ये। हम क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं और उस ट्यूब के अंदर डालते हैं बेटा शुगर सिरप, ठीक है ना। शुगर सिरप सब जानते होंगे, वो अपन बनाते ना, शरबत वरबत बनाते घर में, तो शुगर सिरप नहीं बनाते, ठीक है ना। चीनी का घोल बहुत गाढ़ा वाला, उसको उस ट्यूब में डाल देते हैं। फिर एक छोटी मेटल की बॉल होती है, उस मेटल की बॉल को उस जो हमारा शुगर सिरप होता है उसमें गिराते हैं, और गिराने के बाद देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में तो काफी वेग से गिरती है, फिर नीचे जाते आते आते उसका वेग क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो वहां से हम इजीली क्या बोलते हैं, सीमांत वेग निकाल सकते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट भी है छोटा सा, ठीक है, तो वो हम आराम से कर सकते हैं, लैब में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। तो ये हम वही वाले एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ कोई ना कोई मीडियम है, कोई ना कोई तरल है, ठीक है ना। वो तरल वायु हो सकता है, वो तरल कोई लिक्विड हो सकता है। तो अभी मैं मान लेता हूँ कि किसी ट्यूब में गिर रही है, ठीक है ना, और ट्यूब जो है किसी ना किसी द्रव से भरी हुई है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा, क्योंकि वायु का तो कहीं ना कहीं जो बल होता है, जो बंधक बल उत्पन्न करेगी, काफी कम उत्पन्न करेगी, ठीक है। तो किसी ट्यूब के अंदर इस तरीके से गिर रहा है, तो उस ट्यूब का जो भी घनत्व है, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ उसका जो घनत्व है वो कितना हमारे पास? रो। तो रो इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ उसका घनत्व है। ये मटेरियल है, जो बॉल ये जो बॉल है जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका घनत्व अपन कितना ले रहे बेटा? सिग्मा। इस सिंबल को अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा। एक तो सिग्मा ही पढ़ा था तुम लोगों ने, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। इसको क्या पढ़ते हैं? दोनों को सिग्मा पढ़ते हैं, सब ग्रीक लेटर है, आधा ग ये सिग्मा, ठीक है, सिनेमा नहीं सिग्मा। तो इसको भी अपन सिग्मा ही पढ़ते हैं, आधा न, ठीक है। तो सिग्मा क्या है? इस मटेरियल का घनत्व है। आप कुछ और भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। और इसके ऊपर देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं। एक तो लग रहा है बेटा mg, ठीक है, मान लो, हाँ। और इसकी त्रिज्या भी अपन ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी ले रहे हैं अपन? यहाँ पे r ले रहे हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या को अपन ने क्या ले लिया? r ले लिया। और इसके अलावा mg के अलावा इस पे क्या लग रहा है? एक उत्प्लावक बल, और एक हमारे पास लग रहा है इसके ऊपर जो अभी अपन ने मंदक बल पढ़ा हुआ है। अब देखो,
अब सबसे पहले तो अपने को एफ तो हमें पता है, एफ किसके इक्वल आएगा 6 पाई ईटा आर और वी को रिप्लेस कर रहा हूं मैं वीटी से। वीटी का मतलब क्या हो गया बेटा, वीटी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल वेलोसिटी यानी सीमांत वेग। वापस लिख देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत वेग। क्या बोलेंगे इसको, सीमांत वेग। ठीक है, सीमांत वेग बोल दिया, वी को अपने वीटी से रिप्लेस कर दिया, अपने को निकालना। अच्छा, अब बात करते हैं हमारे इस mg के बारे में, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वीय बल, पहले इनकी वैल्यू भी तो चाहिए, तो ये हमारे पास हो गया गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल होता है बच्चों mg। अब प्रॉब्लम ये कि मुझे इसका द्रव्यमान पता ही नहीं है, मुझे तो ये पता है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसका घनत्व कितना है। तो अपन ने पढ़ा है भाई, घनत्व किसके बराबर होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है ना, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को अपन ने m लिया है, घनत्व कितना है सिग्मा, और क्योंकि स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो इसका आयतन हो गया 4/3 पाई और r क्यूब। m का मान कितना हो गया, सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, m का मान भी निकल आया, तो हमारे पास हो गया सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। ठीक है ना, हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल भी आ गया। अब कौन बचा, अब हमारे पास बचा उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल यानी बॉयंसी फोर्स, जितना द्रव वो विस्थापित करेगी उतना ही उस पर बल लगेगा। उसने द्रव को विस्थापित किया है, ध्यान से सुनना, उत्प्लावक बल जो है, उत्प्लावक बल जितना द्रव उसने विस्थापित किया, तो मान लो उसने कितना द्रव विस्थापित किया है, स्मॉल m इंटू जी। हमने पढ़ा था 3 न्यूटन वाला एक एग्जाम्पल याद करो। तो m क्या है, वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव। क्योंकि इस बार उसने क्योंकि द्रव हटाया है, तो मुझे द्रव्यमान भी किसका चाहिए होगा, द्रव का चाहिए होगा। तो मैं सेम रिलेशन का यूज करूंगा जैसे पहले किया था भाई। जब मैं आयतन लूंगा तो वस्तु का ही लूंगा, लेकिन जब मैं घनत्व लूंगा ना, तो मैं इस द्रव का लूंगा, क्योंकि इसने अपने ही आकार जितना द्रव हटाया। मतलब मान लो आपने इसी शेप की, जिस शेप का बॉल है ना, उसी शेप की एक पानी की बॉल बना दी। अब ये जितनी पानी की बॉल है ना, वो उसने विस्थापित करी है। तो अपन उत्प्लावक बल कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जितना भी उसका द्रव्यमान था उतना ही वो द्रव क्या करेगी, साइड कर देगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन स्मॉल m निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं। तो वही घनत्व बराबर द्रव्यमान क्या ले रहे हैं अपन, स्मॉल m इंटू वी। घनत्व किसका लेंगे, द्रव का, क्योंकि हटा किसको रही है, द्रव को, खुद के आकार जितना। तो यहां पे अपन लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई रो 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना, तो स्मॉल m हमारे पास हो गया रो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी। ठीक है ना, बस इन दोनों में एक रो और सिग्मा का फर्क है। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला, ये जो आपका F है प्लस उत्प्लावक बल है, वो किसको बैलेंस कर रहा है, गुरुत्वीय बल को, गुरुत्वीय बल को। ठीक है, ये तो F ही है, ये प्लस mg स्मॉल mg, और ये बड़ा वाला mg। ठीक है ना, इसको वहां पे लेके जाते हैं, पहले ले जाते हैं फिर वैल्यू रख देंगे। तो बड़ा वाला m इंटू जी माइनस mg। ठीक है ना, इन दोनों में से देखो बच्चों g कॉमन आ रहा है, तो डाल दो। f किसके बराबर हो गया हमारे पास, बड़ा वाला m माइनस छोटा वाला m इंटू जी। अब वैल्यू रख दो। f का मान कितना बड़ा था, 6 पाई ईटा rv। दूसरा कलर चेंज करते हैं अपन, 6 पाई ईटा आर वी, और टी लिख रहे हैं टर्मिनल के लिए। m कितना निकाला था, बड़े वाले के लिए सिग्मा था, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके लिए रो 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू जी। वापस देखो, इनमें से 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन आ रहा है, तो देखो सिग्मा और माइनस रो तो अंदर, और 4/3 पाई आर क्यूब बाहर इंटू जी, और एक किसके बराबर है, 6 पाई ईटा आर वी टी।
हमें किसके लिए चाहिए, वीटी की, तो इस सारी टर्म का जाएगी डिवाइड में। वीटी किसके बराबर हो गया, सिग्मा माइनस रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी अपॉन 6 पाई ईटा आर। बस सॉल्व करना, हो गया तुम्हारा काम यार, कुछ है ही नहीं, हलवा है हलवा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 3 आर यहाँ पे 2 आर बच जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ये 4 भी 6 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं अभी कर नहीं रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिग्मा माइनस रो, ये 4 तो इधर आ गया, 4 को मैं आगे लिख रहा हूँ, 3 को यहाँ लिख रहा हूँ, इंटू इसके साथ 6 बच रहा है, और नीचे सिर्फ ईटा बच रहा है, ऊपर आर स्क्वायर बच रहा है और जी बच रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। पहले हो जाती, अब नहीं होगी। ये 2 दूनी हो गया 4, ये 2 तिया हो गया 6, तो कुल मिला के आया 2/3 इंटू 3 यानी 9 ईटा, और यहाँ पर हमारे पास हो गया सिग्मा माइनस रो, ठीक है ना, आर स्क्वायर इंटू जी। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो वीटी का फॉर्मूला आ गया 2/9 ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू आर स्क्वायर इंटू जी। आसान है, कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है, फर्जी है, फर्जी है ना, फर्जी सी डेरिवेशन है। ये हमारे पास क्या आ गया, सीमांत वेग। आई होप सबको समझ आ गई होगी। बस एक ही चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, वो यही, जब उत्प्लावक बल निकालते हैं तो जो जितना द्रव उसने विस्थापित किया है वो लेते हैं। अब बात ऐसी है कि द्रव के अंदर जब घनत्व लेंगे तो इस द्रव का ही लेंगे, लेकिन आयतन किसका लेंगे, वस्तु का, क्योंकि जितना आयतन होगा ना वस्तु का उतना ही वो द्रव विस्थापित कर देगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इसी के साथ ही अपन ने स्टोक्स का नियम पढ़ लिया। हमने बोला कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उस पर एक अवमंदित बल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि पास वाली लेयर तो उसके साथ गति करती है, दूर वाली लेयर उसको गति नहीं करवाने देना चाहती, तो ऊपर की तरफ एक बल लगाती है जो इसके वेग के सीधे समानुपाती होता है। वेग जितना ज्यादा होगा उत्प्लावक बल भी, जो हमारा अवमंदित बल जो है उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब अवमंदित जो बल है वो नियत नहीं है, ये वेग के साथ बढ़ता है। स्टार्टिंग में जब वेग कम होगा तो अवमंदित बल कम होगा कम होगा कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अवमंदित बल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फील करवा देता हूं आपको, ठीक है। चलो इसको तो बाद में पढ़ेंगे अपन, यहाँ पे फील करवा देता हूं, ये टॉपिक नहीं है तभी हम पढ़ेंगे, इसको साइड में रखते हैं। तो देखो, जैसे यहां पर था बॉल रुकी हुई थी, यहाँ पर बल भी 0 है, घर्षण बल सिर्फ एक ही लग रहा है, mg है ना, कैपिटल एम लिखा था इसको, और एक उत्प्लावक बल लग रहा है। उत्प्लावक बल और ये चेंज नहीं होंगे, F0 है। फिर बॉल नीचे आई पहले सेकंड पे, इस पर जो है हमारा ये जो बंधक बल है वो लगना स्टार्ट हुआ। अभी इसका वेग कितना है, यहाँ पर इसका वेग 0 है, पहले सेकंड पर इसका वेग 9.8 हो गया मीटर प्रति सेकंड। दूसरे ही सेकंड पर ये t बराबर 1 सेकंड है, ये t बराबर 0 सेकंड है, रुका हुआ है। t बराबर 2 सेकंड पर वेग कितना हो गया, 19.6। 9.8 से बढ़ रहा है ना, तो एरो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब पहले से ज्यादा वेग लगेगा, पहले से ज्यादा बल लगेगा। तीसरे सेकंड पर इसका वेग और बढ़ेगा, एरो और बढ़ेगा, मतलब उत्प्लावक जो आपका अवमंदक बल जो है वो और बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये जो अवमंदक बल या मंदक बल कुछ भी बोलो, ये जो है वेग के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। वेग बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, वेग और बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि सब एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। जैसे पानी की बूंद, वर्षा की बूंद कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आती है। पैराशूट जैसे खोल लेते हो, क्योंकि पैराशूट से सीमांत वेग बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत ही जल्दी, इसलिए अपन कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे आते हैं, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक जो होता है ओवर होता है। चलो बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्या, सरफेस टेंशन। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले बहुत सारे एप्लीकेशन देखते हो सरफेस टेंशन के। पानी की बूंद गोलाकार ही क्यों होती है, वो तो ग्रेविटी की वजह से उसका शेप ऐसा हो जाता है। अब अगर ग्रेविटी ना हो तो उसका शेप इस तरीके से स्फेरिकल होगा, गोलाकार होगा, ठीक है।
जब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था अभी वाटर बबल का, आप लोगों ने भी देखा होगा, सोप बबल हुआ, सोप बबल या वाटर बबल, उनका शेप स्फेरिकल ही क्यों होता है? इसके पीछे हमारा सरफेस टेंशन लगा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे अपने आसपास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर सरफेस टेंशन का हम यूज करते हैं। पानी में गलत तरीके से डाइव कर लो, बहुत बुरी वाली चोट आएगी, इतनी भयंकर लगेगी, इंजरी हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। वो किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो देखो बच्चों, सरफेस टेंशन और कुछ नहीं, इस तरीके से आप समझ लो, बलून से तो बचपन से सब खेलते आए हो ना, तो बलून को जब मैं ऐसे स्ट्रेच करता हूं ना तो किसी की मेम्ब्रेन बन जाती है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी मेम्ब्रेन, पहले भी झिल्ली। तो एक कस, मतलब मैं जैसे बलून लिया, बलून फट गया, फटने के बाद ना बलून को सच खींचा, खींचने की वजह से कैसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन जाती है ना। वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी है, झिल्ली बनी है, वैसे हमारा सरफेस टेंशन होता है कि सरफेस जो है ना, पानी की जो मुक्त सतह जो होती है, जो कि किसके, वायु के संपर्क में रहती है, वो एक खिंची हुई सतह की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। उसी को अपन, वो किस वजह से करती है? सरफेस टेंशन की वजह से। सिंपल सा रीजन देखिए इसके पीछे क्या है भाई, कि भाई अगर मैं एक कंटेनर मान के चलूं, कंटेनर में मैंने क्या बोला, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल तो सरफेस पे है और एक मॉलिक्यूल अंदर है। अब जो मॉलिक्यूल अंदर है उस पर आसपास के सारे अणु मिलकर के बल लगा रहे हैं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, मतलब हर डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या लग रहा है बेटा? बल लग रहा है। लेकिन जो जल की बूंद सरफेस के पास में है, उसको खींचने वाला सिर्फ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऊपर से कोई नहीं खींचा। तो कुल मिला के ऊपर और नीचे से बल लग रहा है, साइड से लग रहा है, स्ट्रेच्ड हो गई, वो जो ऊपर वाली जो अणु थे ना वो स्ट्रेच्ड हो गए, ऐसे खिंच गए, क्योंकि दोनों तरफ से बल लग रहा है, ऊपर से बल लगाने वाला कोई नहीं है। अंदर से तो हर तरफ से बल लग रहा है, ऐसे स्फेरिकल है, लेकिन बाहर से लगाने वाला कोई, मतलब ऊपर से लगाने वाला कोई नहीं है, साइड से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, ऊपर से नहीं लग रहा। तो ये जो सरफेस है ना, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, ठीक है ना, खिंची हुई सतह की तरह बिहेव करती है। इसको अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ते हैं। द्रवों का व्यवहार गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ अन्य बलों से भी नियंत्रित होता है। यह बल संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो, अगर मैं द्रवों के बारे में बात करूं, जैसे वाटर की ड्रॉपलेट के बारे में बोल रहा था कि उसका शेप ऐसा हो जाता है, क्यों हुआ? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लग रहा है, इसलिए वो नीचे से मोटी हो गई, ऊपर से पतली हो गई। नहीं होता स्फेरिकल, क्यों होता? क्योंकि जिन सतहों के संपर्क में वो आ रही है, भाई अभी अपन एक चीज पहले पीछे पढ़ कर आए स्टोक्स के नियम से, उस पर एक मंदक बल लग रहा है, साथ के साथ एक और चीज जो है, जो उसका शेप मेंटेन करके बैठी है, वो बल है हमारी सरफेस टेंशन, ठीक है। यदि द्रव का भार नगण्य मान लिया जाए, तब द्रव की आकृति पूर्णतः गोलाकार होगी। जैसे मैंने आपको बोला, अगर उसका द्रव्यमान है ही नहीं तो क्यों लगेगा उस पर गुरुत्वाकर्षण बल? ऑल्दो होता है, लेकिन मान लो अगर नगण्य है, बहुत हल्की बूंद है, तो उस केस में उसका शेप ऑलमोस्ट स्फेरिकल हो जाएगा। उदाहरण के लिए, पानी की छोटी बूंद, पारे की छोटी बूंदें हमेशा गोलाकार होती है। पारे की बूंद देख लेना, हमेशा ड्रॉपलेट स्फेरिकल बनाएगी। पानी की बूंद को छोटा सा रखूंगा नीचे, बिल्कुल स्फेरिकल शेप होगा। क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। इसे आपने अपने राहुल सचवानी सर को भी एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा होगा। ड्रॉप से एक एक बूंद निकालते हो, तो जब ड्रॉप से ऐसे पानी की बूंद बाहर आती है तो कैसे उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल सी बन जाती है, प्यारी सी सुंदर सी, है ना। वो जो स्फेरिकल बॉल बन रही है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से बन रही है। इस कारण द्रव पर गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक ऐसा बल भी लगता है जो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है। इस बल को अपन बोलते हैं उसका पृष्ठ तनाव, ठीक है ना। इसी को अपन बोलते हैं इस द्रव का पृष्ठ तनाव, और यही अपने को पढ़ना है सरफेस टेंशन। क्योंकि हर जल की बूंद हो या कोई भी द्रव की बूंद हो, वो कोशिश करती है कि उसकी खुली सतह, वातावरण के साथ जो खुली सतह है, वो कम से कम रहे। अब क्यों रहे, इसके पीछे रीजन अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पर उससे पहले कुछ, ये देखिए फिगर मैंने आप लोगों के लिए डाला है, बहुत प्यारा फिगर है। इसके अंदर देखो, जैसे पानी की बूंद कैसे नीचे गई, तो ये वाली बूंद नोटिस करो कैसे बिल्कुल स्फेरिकल है। ये वाली बूंद नोटिस करो कैसे बिल्कुल स्फेरिकल है। तो ये स्फेरिकल यानी गोलाकार क्यों बन रही है? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो आई होप ये सबको समझ आ रहा होगा कि कितना हमारी डे टू डे लाइफ में इसका यूज होता है। चलिए, अब जो हमारे पृष्ठ तनाव की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम डिफाइन कर देते हैं, फिर हम वो समझेंगे कि इसका शेप गोलाकारी क्यों हुआ।
ठीक है ना। इसका शेप गोलाकार ही क्यों है? पृष्ठ ऊर्जा की वजह से है, वो अपन पढ़ेंगे आगे। तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या बोलती है कि मान लो कि ये पानी है, बीकर है, मान लो ये बीकर है और इस बीकर का कोई एक फ्री सरफेस है, ये वाला फ्री सरफेस है, ये रहा, पानी भरा हुआ है ना, तो ये आपका इसका फ्री सरफेस है, ठीक है ना, इसका क्या है? फ्री सरफेस। अब अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा यूं, मुझे एक सर्कल दिखेगा, दिखा लेते हैं ऊपर से, तो ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसे सर्कल दिखेगा। अब कैसा भी शेप हो सकता है आपका, मैंने टब लिया हो तो कुछ और शेप होगा, मैंने तो क्या बोलते हैं बीकर लिया है, तो आपको ऊपर से एक फ्री सरफेस दिखेगी इस तरीके से, पानी से भरी। तो हमारे साइंटिस्टों ने इसकी डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करा है कि मान लो कि मैंने कोई इमेजिनरी लाइन इस पे ड्रॉ कर दी, इस लेयर पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी, डजंट मैटर उसका लेंथ क्या है या कितनी मोटी कितनी पतली है, मैंने तो एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन के ऊपर लगने वाला जो बल है, उसकी एकांक लंबाई पे जो लगने वाला बल है, उसी को अपन बोलते हैं सरफेस टेंशन, है ना। इस लाइन को दोनों तरफ से कोई बल खींचने की कोशिश कर रहा है, मैंने बोला ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है सरफेस टेंशन। ऊपर वाली सतह कैसी होती है कि स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, खींची हुई झिल्ली। तो उस खींची हुई झिल्ली में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो उस लाइन को जो खींच रहा है ना, जो बल प्रति एकांक लंबाई पर, मतलब इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो एक छोटी सी जो लंबाई 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, उस पे जितना बल लग रहा है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन स्टैंड्स फॉर टी, टी इक्वल्स हो गया हमारे पास, हो गया F/L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। और ये कौन सी लंबाई है? हमने एक इमेजिनरी लाइन जो है आभासी रेखा खींची है, उस आभासी रेखा के एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, मतलब एक छोटे से पार्ट पे जितना ज्यादा बल लग रहा है ना, उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, देखो लिखा है, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने मुक्त पृष्ठ पर कम अणु रखने का प्रयत्न करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है ना, सरफेस पे कोशिश करेगा कम से कम अणु रखने का। और ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई द्रव का, ये मैं आपको थोड़ा नीचे डाल देता हूं, ये यहां क्लैश हो रहा है। टेंशन का फॉर्मूला आया फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, ओके। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्वतंत्र पृष्ठ, देखो सब डेफिनेशन एक जैसी है, उसमें बोला मुक्त पृष्ठ पर कम से कम अणु रखने का प्रयत्न करे, ये बोल रहा है अपनी मुक्त सतह को कम से कम रखने का प्रयत्न करे, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, ये अब थोड़ा क्लैश हो गया। ये है हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि हमने एक मुक्त सतह ली, फ्री सरफेस ली, मेरे को अब इसको हटाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। हमने एक फ्री सरफेस ली और उस मुक्त पृष्ठ पर हमने क्या करा, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, और उस इमेजिनरी लाइन के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। और वैसे देखा जाए तो कोशिश करता है उसका एरिया कम से कम रहे, मतलब सरफेस का जो फ्री सरफेस है ना वो कम से कम रहे। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देसी जुगाड़ से देखो अपन ने क्या बनाया, एक लूप बनाया है, ठीक है, और उसके ऊपर हम बनाएंगे एक सोप का बबल, ठीक है, और उसके ऊपर रखेंगे एक धागा, और धागा रखने के बाद उस धागे वाली सरफेस को हम फोड़ देंगे और हम देखेंगे कि जो धागा है वो ऑटोमेटिकली जो है वृत्ताकार मतलब ऐसा गोला बना देगा ना, सर्कल बना देगा। क्यों? क्योंकि गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और हमारा जो सरफेस है वो कोशिश करेगा कि वायु के संपर्क में जो भी सतह है वो कम से कम रहे। चलो देखो करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर मैंने इसके ऊपर धागे को बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। वैसे आप लोग घर पे इसको ट्राई कर सकते हो, मेरे पास स्ट्रॉ है, कोशिश करूंगा कि ये जो सर्कल वाला पार्ट है सिर्फ इसका ये फूट जाए। तो ये देखो फूट गया बहुत इजीली, और देखो इसका शेप ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया, आप देख लो। चलिए, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया होगा कि हमने एक छल्ला लिया, ठीक है ना, जुगाड़ से एक छल्ला बना रखा था, और उसके ऊपर हमने क्या करा, उसके ऊपर हमने इस तरीके से एक सोप बबल की लेयर बनाई, है ना। तो इस सोप बबल की एक लेयर बना दी मैंने। अब ना इसका मुक्त सतह बहुत ज्यादा है ना, इसका मुक्त सतह क्या है, बहुत ज्यादा है। अब क्या करा हमने, इसके ऊपर एक धागा डाला ऐसे रेंडमली, ठीक है ना। अब इस धागे को जैसे हमने फोड़ा ना, तो
फोड़ने की वजह से इसका शेप ऑटोमेटिकली कैसा हो गया, सर्कुलर, ऐसा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे शेप में, अब इसका शेप गोलाकारी मतलब वृत्ताकारी क्यों हुआ? इसका शेप हो सकता था कि चौकोर हो जाए, मतलब आयत हो जाए, त्रिभुज हो जाए, कुछ और शेप हो सकता था, है ना, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गोलाकार, ये हमारा वृत्ताकारी क्यों हुआ? क्योंकि सारे शेप में वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है। सारे शेप्स में जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होता है वो होता है वृत्त। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, सरफेस टेंशन किसी भी द्रव की वो प्रॉपर्टी है, वो गुणधर्म है जिससे वो अपने फ्री सरफेस को कम से कम रखने की कोशिश करे। तो ये कोशिश करेगा, ये जो फ्री सरफेस है ना भाई, बीच में तो है ही नहीं। अगर आप उसको ढंग से, मैंने जैसे आपको दिखाया तो उसमें दिखा होगा आपको कि जो गोलाकार सतह थी ना, जहां जहां पे धागा था उसके बीच वाली सतह गायब हो गई, वहां पे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। लेयर किस किस में, सोप बबल की सिर्फ साइड साइड में। तो उसने कोशिश करी ना कि उसका फ्री सरफेस कम से कम रहे, इसलिए उसका शेप कैसा हो गया, गोलाकार, ताकि बीच वाली लेयर जो है फूट जाए। बीच वाली लेयर होगी नहीं, मुक्त सतह होगी नहीं, इस सारा का सारा जो लिक्विड है वो कहाँ, मतलब जो सोप सोल्यूशन था वो कहाँ पे वो हो गया, साइड साइड में चला गया। तो उसकी जो मुक्त सतह है ना, जो वातावरण के कॉन्टैक्ट में, वो कम से कम हो गई। पहले पूली थी, अभी कितनी सतह वातावरण के कॉन्टैक्ट में, सिर्फ इतनी सी, है ना, ये वाली सतह सिर्फ वातावरण के कॉन्टैक्ट में, ठीक है ना। इसलिए ऐसा करा उसने, ताकि उसकी मुक्त सतह कम से कम हो जाए, ठीक है। आई होप इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें समझ आया होगा सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है। अभी ऐसा करती क्यों है, क्या रीजन हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई इसको कि अपनी मुक्त सतह को कम से कम रखने की कोशिश कर रही है? तो देखो बच्चों, सिंपल सा रीजन है। अगर हमें देखो ये पता है और हमने अभी पढ़ा भी है, अगर मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली हो तो ये रहा, इसको हम हटाते हैं डायग्राम को। देखो डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी कि सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल T = F/L। तो इसको समझने के लिए मैंने एक ऑल पिन डाली है पानी के ऊपर, आप खुद भी डाल सकते हो। एक ऑल पिन डालो, ऑल पिन डालने की वजह से आप देखोगे ये मच्छर जैसे बैठता है तो जैसे तैरने लग जाता है वो, क्यों? सरफेस टेंशन की वजह से। तो जैसे हमने ये एक आपकी लाइन बनाई है ना, वैसे आप समझ लो इस पे एक ऑल पिन है, तो ऑल पिन को कोई फोर्स है ना दोनों तरफ से स्ट्रेच कर रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी एकांक लंबाई पे जो बल लग रहा है उसको हम बोल रहे हैं सरफेस टेंशन, या उसकी मुक्त सतह जितना कम से कम हो जाए, ठीक है। अब वो मुक्त सतह कम से कम क्यों है वो देखते हैं अपन। चलो एक इसका पहले विमा और निकाल लेते हैं, विमा और मात्रक मात्रक। तो देखो इसका जो मात्रक है वो क्या होगा, इसका मात्रक हुआ हमारे पास न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना, सिंपल है, कुछ नहीं है, बल बटा लंबाई। और इसका जो हमारा विमा है वो कितनी हो गई हमारे पास, m1 L1 T-2, और मीटर के लिए हो गया L1, ठीक है। सॉल्व करा कितना आया, m1 L0 T-2। तो ये तो हो गई इसकी विमा। ओके, यह द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा काल्पनिक रेखा की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। आपने लेंथ कितनी बड़ी ली है उससे इसको मतलब नहीं है, इसको मतलब सिर्फ किससे है, द्रव की प्रकृति, लिक्विड का नेचर कैसा है उससे मतलब है, क्षेत्रफल से भी मतलब नहीं है। आपने कितनी बड़ी ऑल पिन डाली है, क्या डाला, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, उस लिक्विड का नेचर कैसा है, उससे सरफेस टेंशन डिसाइड होता है, ठीक है ना। ये एक अदिश राशि होती है, किसकी दिशा जो है अद्वितीय होती है, एक यूनिडायरेक्शनल है ये, ठीक है ना। इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है, ध्यान रखेंगे, सरफेस टेंशन एक अदिश राशि सदिश नहीं है। अच्छा, ये जो इसमें ऊपर लिखा है ना कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप सबको पता है साफ पानी में मच्छर आराम से बैठते हैं, ठीक है ना। मलेरिया वगैरह के मच्छर जो होते हैं साफ पानी के अंदर पनपते हैं, क्यों पनपते हैं, क्योंकि साफ पानी पे सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है। जो बिल्कुल क्लीन वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर, उसके ऊपर सरफेस टेंशन काफी ज्यादा होता है। बोलते हैं ना उसके अंदर डिटर्जेंट, मतलब आप उसके अंदर है ना क्या बोलते हैं, फिनाइल वगैरह, लाल दवा, ऐसा कुछ मिक्स कर दो, तो उसको मिक्स करने से क्या होता है, उसको मिक्स करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है उस लिक्विड का। अपने आसपास गड्ढों में पानी भर गया, आप उसमें क्या बोलते हैं थोड़ा सा पेट्रोल या फिर ऐसा कुछ लाल दवा डाल दो, उससे क्या होता है, उसमें मच्छर नहीं पनपते। क्यों नहीं पनपते, क्योंकि मच्छर उस पानी पे क्यों बैठ पा रहा है। देखो मच्छर है, ये मच्छर की टांग है ना, बहुत गंदा सा मच्छर है, लेकिन थोड़ा देखना, ये मच्छर और मच्छर की टांग है, वो सरफेस टेंशन की वजह से उसके ऊपर टिका हुआ है।
हम क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि हमारा वेट जो है वो सरफेस टेंशन झेल नहीं पाती। ठीक है, अब मैं तो निंजा तोड़ी यूं नहीं कि पानी के ऊपर भाग जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी टांगे टिकी हुई क्यों है? सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसका सरफेस टेंशन काफी हाई होता है, लेकिन अगर हम उसमें कोई ऐसा लिक्विड मिक्स कर दें, कोई ऐसी चीज मिक्स कर दें जो इसके सरफेस टेंशन को यानी इसके पृष्ठ तनाव को कम कर दे, तो ये मच्छर पानी में बैठ ही नहीं पाएगा। हम यही करते हैं अपने आसपास, हम ऐसी चीजें क्यों मिक्स करते हैं? ताकि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कम हो जाए, ताकि मच्छर उस पर बैठ ही ना पाए। ठीक है ना? तो ये इसीलिए बोल रहा है कि द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने बता दी इसकी एक अदिश राशि, कोई दिशा नहीं होती इसकी, एक यूनिक डायरेक्शन होती है, सिर्फ एक ही, इसलिए हमने इसको कैसा बोला? अदिश राशि बोला। इसके बाद देखिए, यह एक आणविक घटना है, इसका मूल कारण विद्युत चुंबकीय बल होते हैं। विद्युत चुंबकीय बल मतलब अणुओं के बीच में लगने वाला बल। ठीक है, किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का मान द्रव के ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने के साथ साथ पृष्ठ तनाव घटता है और क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप पर घटते घटते ही शून्य हो जाता है। देखो, अगर आप किसी भी लिक्विड को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, द्रव को गर्म करने की कोशिश करोगे, तो उसका सरफेस टेंशन धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। जैसे अगर गर्म पानी है तो उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लिक्विड को एनर्जी दी। देखो, सरफेस टेंशन के अंदर होता क्या है, मैंने आपको क्यों बोला, इसके पीछे जो मैं रीजन आपको बता रहा था कि अपनी खुली सतह को कम से कम रखने की कोशिश कर रहा है। क्या है इसके पीछे रीजन? देखो भाई, एक तो नीचे पार्टिकल है ये हमारा, है ना, इसके हर डायरेक्शन में बल लग रहा है ना, हर डायरेक्शन में से बल लग रहा है। नीचे कोई भी एक हमारा अणु है, उसके हर दिशा में बल लग रहा है। अब क्या होता है, जब मैंने मान लो मैंने पानी लिया, जैसे मैंने चाय थी, ठीक है, चाय को अगर मैं किसी और प्लेट में डालूंगा या गर्म पानी को प्लेट में डालूंगा, तो क्या होगा? उससे क्या होगा, ये जो अणु है ना, ये किस पे आएंगे? जैसे और बड़ी सतह पर डाला है ना, इसी लिक्विड को किसी बड़ी सतह पर डाला, बड़ी सतह पर डालने से क्या होगा, ये जो नीचे के अणु है इनको जबरदस्ती ऊपर आना पड़ेगा। इन लिक्विड के जो नीचे जो मॉलिक्यूल्स बैठे थे, पहले सरफेस एरिया कम था, अभी तुमने सरफेस एरिया क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कुछ जो बूंदे हैं द्रव की, उसको आना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा। अब आएगी कैसे? क्योंकि उसको तो हर डायरेक्शन में बल लग रहा है, उसको हर चीज यहां वहां से खींचने की कोशिश कर रहे हैं सारे के सारे अणु। तो जब वो ऊपर की तरफ आएगी तो उसको उस बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उसको उस द्रव के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा। तो जब वो काम करेगी उसके विरुद्ध, तो उसको कुछ तो एनर्जी चाहिए ना, तो वह एनर्जी कहां से खींचेगी? इस द्रव में से, इस द्रव की ताप ऊर्जा में से खींचेगी एनर्जी। और उन दूसरे अणुओं ने जो ने आसपास इसको घेर रखा है, जो उसके ऊपर बल लगा रहे हैं मिलकर के, हम तुझे ऊपर नहीं जाने देंगे, उनके विरुद्ध काम करने के लिए उसकी हीट एनर्जी का यूज करेंगे, जिसकी वजह से आपके उस लिक्विड का टेम्परेचर, उस द्रव का जो तापमान है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो द्रव ऊपर क्यों नहीं आना चाहता? फ्री सरफेस ज्यादा क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि फ्री सरफेस के लिए अणुओं को नीचे से उठ करके ऊपर आना पड़ेगा, इन बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। वो ये चाहते नहीं है, क्योंकि नीचे के अणुओं ने उनको खींच के रखा, बांध के रखा है। इसलिए सरफेस टेंशन में लिक्विड कोशिश करता है उसका एरिया कम से कम रहे। ठीक है, आई होप सबको बात समझ आ गई होगी। चलिए, पृष्ठ तनाव उस माध्यम पर भी निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ और दूसरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, मतलब वही मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, ये जो सरफेस एनर्जी है, पृष्ठीय ऊर्जा, ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, देखो, जब किसी द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है, जो भी मैं आपको बता रहा था कि लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाला, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में डाला, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है। जैसे चाय पी रहे हो, गिलास में पियोगे, कप में पियोगे, क्षेत्रफल कम है, प्लेट में डाल दो, क्षेत्रफल बढ़ गया। अपन नहीं बोलते प्लेट में डालने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। एक तो ये रीजन है कि वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाएगी, चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। एक और दूसरा रीजन क्या है कि जब अपन उस द्रव को कम क्षेत्रफल वाले से अधिक क्षेत्रफल वाले किसी वस्तु में डालते हैं, तो कुछ अणुओं को नीचे से ऊपर आना पड़ता है, और नीचे से ऊपर आने के लिए उनको उन बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा जिन्होंने उसको आसपास घेर रखा है। और जब वो उसके विरुद्ध काम करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी का तो लॉस होगा, ऊर्जा हासिल होगा। ऊर्जा आएगी कहां से? तापमान से। ठीक है, तापमान में कुछ कमी आएगी। तो देखो ये लिखा है, जब किसी द्रव के
पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाया जाता है तब कुछ अणु द्रव के भीतर से पृष्ठ पर आ जाते हैं, जिससे इन अणुओं को द्रव के पृष्ठ के ठीक नीचे वाले अणुओं के आकर्षण विरुद्ध काम करना पड़ता है, जो इन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब इन्होंने कुछ काम किया तो एनर्जी तो आ जाएगी और वही एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बनाएगी, एक झिल्ली बनाएगी, ठीक है ना। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इनकी पृष्ठ ऊर्जा, कि पृष्ठ पे एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो नीचे के विरुद्ध कुछ काम करके आए हैं। इस प्रकार द्रव के पृष्ठ पर स्थित अणुओं की स्थिति ऊर्जा अन्य अणुओं की अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा होती है और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को अपन बोलते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। आई कहां से, हीट से एब्जॉर्ब करी उन्होंने, ठीक है ना। उन घर्षण जो आकर्षण बल था उनके विरुद्ध काम किया उन्होंने, ठीक है। देखिए जैसे एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, इसमें अंदर की तरफ जो मॉलिक्यूल है इन पे हर तरफ से बराबर बराबर बल लग रहा है, लेकिन सरफेस वाले पे सिर्फ नीचे की तरफ बल लग रहा है, ठीक है ना, ऊपर कोई बल ही नहीं। एक ये जो मैंने आपको अभी बता रहा था, अंदर कोई अगर हमारा छोटा सा पानी की बूंद है उस पर हर दिशा में बल लगेगा, लेकिन सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले ही बल लगा पाएंगे, ठीक है। तो पृष्ठीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि भाई कोई भी अणु जब नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो उसे आकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है। तो जब काम करता है तो काम करने के बाद जब वो सरफेस पे पहुंचा, सतह पर पहुंचा, तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसको अपन क्या बोलते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक है। तो अब अपने को देखना है बच्चों सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा में संबंध। देखो पृष्ठीय ऊर्जा कब आएगी, जब आप उसका सरफेस एरिया बढ़ाओगे, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, जो काम किया वही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में आएगा। और पृष्ठ तनाव क्या होता है कि जो उसकी सरफेस है उसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। तो मुझे इस टेंशन फोर्स T और सरफेस एनर्जी, लेट्स से इसको E बोल देते हैं, इन दोनों में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या है, पृष्ठ ऊर्जा तो अपन ने बोल ही दी। इसको अपन इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको समझने के लिए हमने लिया है इस तरीके का एक यू शेप का, इस तरीके की यू शेप का एक समझ लीजिए, आप बोल सकते हो आप एक तरीके का ऐसे अपने लूप शुप बना दिया, ठीक है, यू शेप का लूप है, ठीक है ना। और यहां पर एक मूविंग रॉड है ना, क्या इसके ऊपर एक मूविंग रॉड, और इस मूविंग रॉड और ये यू ट्यूब के बीच में अपन ने यू शेप के इस ट्यूब से अपन ने सोप बबल यानी साबुन के घोल की लेयर बना दी, ठीक है ना, साबुन के घोल की सतह बना दी, साबुन घोल की सतह बनाई है, साबुन के घोल की सतह बना दी। अब क्या होगा ध्यान से देखना, और मान लो इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो अब क्या है, सरफेस टेंशन इसको कहां खींच रही है, अब देखो जब इसको नीचे खींचोगे, मानो आपने इसको नीचे खींच करके सरफेस एरिया को बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है, आपने इसको नीचे खींच के सरफेस टेंशन को आपने इसके सरफेस एरिया को यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करी। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब आप किसी भी चीज, भाई ऑब्वियस ही बात है, जब इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो कुछ अणु जो है नीचे से ऊपर आएंगे। जब आप नीचे से ऊपर आएंगे तो उनको नीचे से ऊपर लाने के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, आपने क्योंकि बाहर से कुछ बल लगाया है, आपने जो काम किया है ना वही इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। देखो तो देखो मान लो आप इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले आए, मान लो आप उस पोजीशन से इसको इस पोजीशन तक ले आए, मतलब आपने इसको डेल एक्स तक खींचा, ठीक है। तो आपने कितना काम किया, आपने उसके ऊपर कितना काम किया, आप बोलोगे हमने करा बल बराबर कार्य बराबर बल और गुणा विस्थापन, ठीक है। तो बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब बल जो है F आपने जो लगाया है, अच्छा ये जो F बल लगाया आपने किसके विरुद्ध लगाया है, सरफेस टेंशन के विरुद्ध। अभी टेंशन पढ़ क्या है, T इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन L, ये पढ़ा। लेकिन ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो अपन L लेंगे ना, ये L क्या लेंगे, दो अलग अलग लेयर, क्योंकि देखो जब आप सो बबल को देखोगे, दिखने में तो मुझे पता है बहुत पतली सी लेयर है, लेकिन एक्चुअली सो बबल के अंदर ना दो अलग अलग लेयर है, एक ऊपर वाली सतह जो इस वायु के संपर्क में, एक नीचे वाली सतह जो नीचे वाली वायु के संपर्क में, ठीक है। तो एक तो इसकी लंबाई L हो गई, एक तो इस वाली सरफेस की लंबाई L हो गई। अगर आप सो बबल को देखोगे
तो कुछ ना कुछ उसकी थिकनेस होगी, कुछ मोटाई होगी, ऊपर की लंबाई L अलग, नीचे की लंबाई L अलग। जब मैं सरफेस टेंशन लूंगा तो कितना लूंगा, F/2L। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली एक सतह जो है वो वातावरण के या वायुमंडल के संपर्क में, नीचे वाली जो सतह है वो वायुमंडल या वातावरण के संपर्क में, तो 2 लेयर हो गई, ठीक है ना, 2 अलग अलग लेयर हो गई। बहुत पतली सी है, दिखती भी नहीं है, शायद समझ में नहीं आती, लेकिन एक अलग यहाँ की है और एक अलग यहाँ से, मतलब यहाँ से आपने देखा एक लेयर दिख रही थी, इसी को उल्टा करके दिख रहा था, एक लेयर दिख रही थी, दोनों अलग अलग लेयर है। तो यहाँ से अगर मैं बल निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा T/2L, क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो किसके विरुद्ध लगा रहे हो, सरफेस टेंशन के विरुद्ध, ठीक है। तो ये आपने काम किया है, और ये आपकी जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव जो बल लगा रहा है, और जितना बल ये लगा रहा है आप उतना ही बल उसके विरुद्ध लगा रहे हो, क्योंकि ज्यादा बल लगाया तो फिर आपकी सुब बबल टूट जाएगा ना, फट, आपको सबको पता है, ज्यादा खींचते सुब बबल फट जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो बल लगा रहे हो ना वो उसकी सरफेस टेंशन से भी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं होता मैं सोप बबल बना रहा हूं, बनाते बनाते सोप बबल फूट रहा है, क्योंकि वातावरण भी तो उस पर दाब डाल रहा है, तो कभी कभी उसको हिलाते डुलाते उसकी वजह से भी सोप बबल टूट जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इस बल का मान यहां रखूंगा तो देखो W किसके बराबर हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, F की जगह आ गया T/2L, ठीक है ना, ये तो बल हो गया और ये डेल X हो गया। देखो W बराबर हो गया F, ये 2L/x। अब देखो बच्चों, L लंबाई है और dx क्या उसकी थिकनेस, यहां पे देखेंगे सब बच्चे, ये जो बीच में एरिया है ना ये वाला, इसके क्षेत्रफल के बारे में अगर आपसे मैं पूछूं तो कितना है, 2 लंबाइयां हो गई इसकी, ठीक है ना, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो 2L गुणा x, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। इसका मतलब हम 2L और ये डेल x को रख सकते हैं क्षेत्रफल में जो आपका परिवर्तन है यानी डेल A, ठीक है। और पास W बराबर किसके हो गया, F/डेल A। तो सरफेस टेंशन को आप ऐसा बता सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, एकांक क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए किया गया कार्य, ठीक है ना। और जो आपने कार्य किया है वही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो T=U/डेल A, क्योंकि आपका ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा वो किए गए कार्य के बराबर है। कौन सी ऊर्जा हमारी स्थितिज ऊर्जा, या उसको अपन बोल रहे हैं पृष्ठीय ऊर्जा, तो उसको पृष्ठीय ऊर्जा ही बोल देते हैं। तो हमें पृष्ठीय ऊर्जा और तनाव बल में संबंध चाहिए था, ये हमारे पास आ गया, तनाव बल और ये पृष्ठीय ऊर्जा। तो तनाव बल जो होता है वो पृष्ठीय ऊर्जा और जो क्षेत्रफल में परिवर्तन है उसके अनुपात के बराबर होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया होगा, हमें रिलेशन इन्हीं में चाहिए था, पृष्ठ तनाव और पृष्ठीय ऊर्जा में, ठीक है। तो बच्चों ये हमने काफी सारे टॉपिक आज खत्म कर लिए हैं, इस लेसन के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।